गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हमने जो है चैप्टर 3 कंप्लीट किया है, प्लांट किंगडम। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। और अब हम जो है थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लगातार एनिमल किंगडम करवाऊंगी दैट विल बी मोनोटोनस फॉर यू। तो एक बार हम चैप्टर 5 कवर कर रहे हैं अब हम पहले। और चैप्टर 5 जो है वो किसके बारे में? इट इज दी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द डिलीशंस फॉर दिस सेशन, अकेडमिक सेशन, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में ही बात करनी है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। बट आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एज टू व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मॉर्फोलॉजी एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताइए फ्लावरिंग प्लांट से क्या मतलब है, बिकॉज अभी आप लोगों ने पढ़ा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब plants that produce flowers. अरे तो वो कौन सा ग्रुप है ओम? कौन सा ग्रुप है जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है? इट इज अबाउट दी एंजियोस्पर्म। पहली बात तो याद रहेगा, है ना? ऑफ कोर्स सी बात है, अभी हमने प्लांट किंगडम में सारे कैरेक्टरिस्टिक समझे हैं। तो एंजियोस्पर्मी इज द ग्रुप ऑफ द, आई मीन द कैटेगरी ऑफ द प्लांटी किंगडम, जहां पर यू विल फाइंड द प्लांट्स विद द फ्लावरिंग, आई मीन दैट फ्लावर्स, राइट? जहाँ पर सीड प्रोड्यूस होते हैं, और वो सीड किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं? ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है? सो दे प्रॉपर्ली प्रोड्यूस दी फ्लावर्स विच देन कन्वर्ट्स इनटू दी फ्रूट। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दी मॉर्फोलॉजी? शायद मैंने कभी पहले भी आपको इसके बारे में समझाया होगा। जब भी हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वी आर कंसीडरेट अबाउट दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है? वी कंसीडर ओनली द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या फिर फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, देन ओनली इट इज रिलेटेड टू इट्स मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अगर हम बात करने लगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो उसका उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहने लगते हैं? जो कि अभी डिलीटेड है आपके में कोर्स में, लेकिन उसके हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है? एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी कहते हैं उसको। ओके, so यहाँ पर this morphology means the external structures and features, or you may also call it the physical appearance, the things that you can actually observe physically just looking at the appearance of the organism, then you are actually talking about its morphology, ठीक है? फिजिकल अपेयरेंस वैसे देखा जाए तो फिजिकल अपेयरेंस आप कह सकते हो, या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फीचर्स कह सकते हो। तब आप बात करते हो किसके बारे में? आप बात करते हो मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है? प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो सबसे पहले तो मुझे उसके पार्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, दैट व्हाट डू आई एक्चुअली लुक एट, आई मीन व्हाट डू आई फाइंड व्हेन आई लुक एट द प्लांट। ओके, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ इट? तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्लांट का जैसी मैं नाम लेती हूँ आपके सामने, तो आपको इमेजिनेशन में आपके पास क्या चीज, क्या विजुअल बनेगा, क्या दिमाग में इमेज आएगी? यू विल बी इमेजिनिंग वन रूट सिस्टम एंड देन अनदर वुड बी द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के केस में क्या होगा? देयर विल बी ब्रांचेस, ओके, एंड देन इन दिस ब्रांचेस देयर वुड बी लीव्स आल्सो, करेक्ट? स्टेम हो गया आपका, देन यू विल हैव द ग्रीन लीव्स, करेक्ट? ये आएगा आपके दिमाग में। Probably then you would be thinking of the lateral branches, or maybe you will be thinking of some bud, some fruit, correct? Flowers. So I mean these are the things that would come to your mind if I will ask you to imagine a plant, right? Now this is a plant. Now there will be like flowers also. There will be flowers, right? Then there would be fruit also, ठीक है? यहाँ पर आपका फ्रूट हो सकता है कोई, करेक्ट? या फिर आपका जो है कोई लेटरल ब्रांच हो सकती है। सो दिस इज द सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू imagine. I mean these are the structures which are visible to us when we actually look at the flowering plant. Okay, इस तरीके से। यानी कि if I talk about the parts of the plant, then I know that it would have one root system and the another shoot system, then and the another shoot system which is like above the ground,
which is present above the level of ground is the shoot system, and the one which is present in below the ground, it is the root system. Fine. Now in this chapter, what is what is I mean from CBSE, what are they want, what do they want you to understand? वो आपको क्या समझाना चाहते हैं? वो आपको समझाना चाहते हैं, आपको अवेयर कराना चाहते हैं अबाउट ऑल दी स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफिकेशंस दैट यू फाइंड इन दीज प्लांट्स. स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशंस. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है. जैसे ही आप अपने आसपास के एंजियोस्पर्म्स के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, देयर इज अ ह्यूज वेराइटी. इतनी ज्यादा वेराइटी है कि हर प्लांट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अलग लगता है. उसमें कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और कभी कभार हम इमेजिन नहीं कर पाते कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या ही पता है. हमें पता है कि बचपन से हम पढ़ते हुए आए कि प्लांट के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ द प्लांट हमें बचपन से ही क्या पता है, बचपन से ही हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपका 3 ही चीजें आती हैं. ठीक है, इट वोंट इंक्लूड एनीथिंग एल्स. इट विल इंक्लूड ओनली द स्टेम्स, द रूट्स एंड द लीव्स. फाइन. बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही चीजें देखने को मिलती है. वी फाइंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रक्चर. लेट्स से जिस समय आपके रूट की बात होती है तो उसमें हमें इतना वेरिएशन देखने को मिलता है कि कभी कभार तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छा जी ये रूट, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है अभी, तो कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि अच्छा जी ये जो रूट है वो इस तरीके से है. मीन्स एक आपकी एक सिंगल मेन स्टेम है, और वहां से आपकी कई कई सारे ब्रांचेस दे आर कमिंग आउट लाइक दिस. बट कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है दैट फॉर ईच ऑफ दी यू कैन से स्ट्रक्चर और अ ब्रांच, देन उसी के यहाँ से डिफरेंट रूट्स आर कमिंग. नाउ आई एम मेकिंग इट ग्रीन का मतलब नहीं है कि ये ग्रीन है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि इसकी अलग रूट निकल रही है. देन प्रोबेबली देयर वुड बी अनदर स्ट्रक्चर ओवर हियर, अनदर ब्रांच, उसके लिए अलग रूट है. ठीक है, तो इस तरीके से करके हर चीज की अलग रूट मुझे दिख रही है यहाँ पर. किस केस में? इस वाले केस में जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसकी यहाँ पर ये अलग रूट निकल रही है. और इस वाले केस में क्या था कि बीच में एक सिंगल आपकी प्राइमरी रूट थी, और उसमें से बड़ी सारी ब्रांचेस जो है वो अराइज हो रही हैं, और इसमें से भी छोटे छोटे जो है आपके अराइज हो रहे हैं. मतलब ये फैलता जा रहा है इस तरीके से. means one is the main axis, and then all other roots are coming out of from them. They are arising from the means primary roots, secondary roots, tertiary roots, and like that. तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिला. एंड येट अनदर रूट्स आई कुड फाइंड ऑन द बैनियन ट्री. बैनियन ट्री में मैं जब देखती हूँ तो वहां पर मेरा इस तरीके से पूरा का पूरा पेड़ फैला हुआ है. लेट्स से ये कैनपी है पेड़ की, और यहाँ पर ये मेन बहुत ही थिक आपकी मेन स्टेम हो गई. लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ बीच बीच में से लटक रही है रूट्स. ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हमें क्यों दिखाई दे रही है? लेट्स से गन्ने की बात करते हैं. गन्ने के केस में क्या हो रहा है कि इस तरीके से, अब मैं गन्ने को जब ऑब्जर्व कर रही हूँ तो गन्ने के अंदर मुझे क्या देखने को मिला? गन्ने के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का, अगर ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर केन. तो शुगर केन के केस में यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पर. फिर मैं थोड़ा सा मार्शी एरियाज में जाती हूँ. मार्शी एरियाज में जब मैं जाती हूँ तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके पेड़ उग रहे हैं ना, उनका जैसे यहाँ पर कुछ दलदली इलाका है, तो दलदली इलाका है, थोड़ा मार्शी है, पानी है, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ जो रूट्स है वो ऊपर आ रही है. दे आर कमिंग, यूजुअली द रूट्स दे एक्चुअली grow below the ground. Of course, we all have seen that only. But there are few, plants जो कि आपका कहाँ किस हैबिटेट पे उग रहे हैं, मार्शी एरियाज में, और उनके जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं. Yet another modification of root I could see when I see the reddish. Let's say मैंने जब रेडिश को देखा तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगा कि रेडिश का, जो मैं रेडिश को कैरेट है, रेडिश है, जब मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगा देख के कि ये तो जड़ों से ही निकल कर आ रही है. दैट मीन्स इनका जो पौधा होगा ना, जो प्लांट होगा, दैट कम्स अबव द ग्राउंड ओनली. ओके, इट कम्स अबव द ग्राउंड ओनली, बट व्हेन आई टेक आउट द कैरेट तो वो नीचे से आ रहा है इस तरीके से. एंड द रूट्स आर हियर. देन टर्निप के केस में मुझे सेम केस नजर आ रहा है. टर्निप के केस में
नाउ इतना सब देखने के बाद एनवायरनमेंट में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये इतना सारा जो हमें ये देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर्स, ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि बचपन से तो हमारे जो ब्रेन में जो मतलब माइंड में हमारे जो ये है इमेज बनी हुई है, वो कैसी इमेज है कि भाई एक नॉर्मल प्लांट होगा, ये वाली इमेज है ना बचपन से तो दिमाग में ये वाली कि एक प्लांट है। अगर मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे इमेजिन करते समय पर एक रूट सिस्टम दिखेगी जो कि अंडरग्राउंड डेवलप हो रही है, कुछ उसके स्टेम अपर स्टेम्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रही हैं, और मुझे दिख रहे हैं कि कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं आपके लीफ दिख रहे हैं, फ्लावर दिखने लग गए, फ्रूट्स दिखने लग गए ना। जब मैंने इतनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किया, तो सब में मुझे इतने अलग अलग स्ट्रक्चर्स नजर आए दैट आई नीड टू वर्क अप ऑन इट, आई नीड टू फाइंड आउट कि ये क्या चीजें हैं, क्या ये कोई अलग स्ट्रक्चर है या फिर ये इन्हीं पार्ट्स के मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली में ये इन्हीं पार्ट्स के मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए ये सारी की सारी रूट्स ही हैं, नथिंग एल्स, but they are being modified, their structures have been modified according to the different needs of the plants, according to different climates where they live, according to their different structural needs. let's say अगर ये आपका जो है ना, this is the tap root, okay? अब ये टैप रूट होता है जिसमें आपकी एक प्राइमरी रूट होती है और उसमें से फिर सेकेंडरी रूट्स निकल रही होती हैं एंड फिर उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. नाउ इन दिस केस, now in the case of a carrot or a radish, what I have observed is, or maybe algae भी consider. wait, तो बेसिकली हमें एंजियोस्पर्म को ही कंसीडर करना है, पहली बात. दूसरी बात, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही हमें बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, उसकी मॉर्फोलॉजी में हमें बड़ा फर्क देखने को मिलता है, कहीं कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कहीं कोई देखने को मिल रहा है. तो मॉर्फोलॉजी इसी चीज को डील करती है कि आप उसके स्ट्रक्चर्स को समझें कि वो किस तरीके से प्रेजेंट है, वो किस चीज के मॉडिफिकेशन है, उसकी क्या जरूरत पड़ी प्लांट को जो उसने उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया. कितने तरीके के मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे. अगर उसमें लीफ अरेंज्ड है तो वो किस पैटर्न में अरेंज्ड है, अगर फ्लावर्स अरेंज्ड है तो किस पैटर्न में अरेंज्ड है, ठीक है, किस किस तरीके से वो फ्लावर के जो मीन्स, देखिए प्लांट भी जो अपने आप में पूरा का पूरा एक किंगडम है ना, वहां पर कोई भी चीज एट रैंडम नहीं है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक डेफिनेट पैटर्न्स दिखाई देंगे, चाहे वो फ्लावर्स के अरेंजमेंट के हो या फिर स्टेम्स की ग्रोथ के हो, रूट की ग्रोथ के हो. So there are specific patterns and this chapter actually explore that diversity that you find in the morphology. Means external feature इतने अलग अलग तरह के हमें plants दिख रहे हैं, तो we are trying to explore कि उसमें कौन कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मिल रहे हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ. अगर आप जब प्याज खाते हो, ठीक है, यू ऑल ईट अनियन, करेक्ट? So can you tell me कि अनियन में आप कौन सा पार्ट, which is the part of the onion that is actually edible to you? Can anybody tell me? जिसको आप कट करते हो ना, what is that part? अनियन का वो कौन सा पार्ट है जो that you are consuming? Can anybody tell me please quickly? So I was just telling you that इस chapter में basically the things are to be covered. तो यहाँ पर कैसी चीजें आपको समझनी है? आपको समझनी है स्ट्रक्चर्स और उनके मॉडिफिकेशंस, ठीक है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट एंड देयर मॉडिफिकेशन. ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफिकेशंस में क्या क्या, जैसे आपका रूट हो गया, ठीक है, रूट्स हो गए, आपके स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है, फ्लावर हो गए, फिर आपका इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी. जिस पैटर्न में आपके फ्लावर अरेंज्ड होते हैं ना, सो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. अभी इसके बारे में हम बात करेंगे. आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर सिंगल फ्लावर बेयर होता है, यानी कि जैसे गुड़हल हो गया, सिंगल फ्लावर आएगा. आपका रोज हो गया, सिंगल फ्लावर आएगा. सदाबहार, सिंगल फ्लावर. लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपका, जैसे डेफोडिल नहीं, सॉरी, तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि केशिया फिस्टुला,
ठीक है। येलो कलर के उस पे बहुत सारे, या गुलमोहर, गुलमोहर आपने देखा होगा, लाल कलर के बहुत सारे फूल से आते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं जिसमें आपकी इन्फ्लोरेसेंस आती है, ठीक है ना। लगे हुए आते हैं, गुच्छे बनकर आते हैं, सब साथ में उगते हैं जब, तो उनका जो है एक बंच बना हुआ होता है, तो उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे कि जो सनफ्लावर है वो एक्चुअली में एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, वो अपने आप में पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है, जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। फिर आपका फ्रूट्स होता है, ठीक है। फ्रूट्स में किस किस तरीके के फ्रूट्स आपको दिखते हैं। सीड्स, सीड्स में आपके पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, ठीक है। और क्या वैरायटी देखने को मिलती है, कौन सी, किस समय वो डॉर्मेंसी में जाते हैं, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है। और फिर एंड में हमें कुछ फैमिलीज लेनी है जो कि हमें रिकमेंड की गई है सीबीएसई एनसीईआरटी में, कुछ फैमिलीज दी गई है, उसमें से सोलोनेसी और आई थिंक एक फैमिली और हमें रिकमेंड की गई है करने के लिए। तो अब वैसे तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हमें पढ़ने थे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, लेकिन ये चीज डिलीटेड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया। जैसे रूट के केस में मैंने आपको बताया, देखो रूट के कितने सारे मॉडिफिकेशन मैंने अभी आपको गिनवाए। जैसे बैनियन ट्री के केस में आपने देखा था ना, वो ऊपर से लेकर नीचे तक आपका जो है रूट्स जो है वो लटक रही थी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। देखो साइड में लेटरली, ठीक है, साइड में इतनी सारी लेटरल ब्रांचेस उसकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे वो फैल रहा है, फैल रहा है, पूरे में फैल रहा है, लेकिन वो इतना लंबा नहीं फैल सकता ना, उसको कुछ है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, एक पिलर चाहिए। तो क्या होता है, ये रूट्स बढ़ती रहती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, बढ़ती है। तो आप सोचोगे कि मैम ये तो और उसका वजन बढ़ा देंगे, उससे और गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे ये नीचे की तरफ आती है ना, जमीन को छू रही होती है, तो एक पिलर की तरह काम करती है। और ये उन लेटरल ब्रांचेस को संभाल के रखने के लिए, मीन्स उनको अपने जगह पर, मतलब ताकि वो ब्रेक ना हो, उनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको अभी उसमें बताया था, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं हम उसको, किसको कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि मार्शी एरियाज में जो रूट्स होती हैं वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलरली जो है सरफेस एरिया से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। अब उसका क्या रीजन है, अब उसका ये रीजन है कि जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पर बहुत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है मार्शी एरियाज में, दलदल के बीच में। तो वहां पर रूट्स का रेस्पिरेशन ढंग से नहीं हो पाता, सांस नहीं ले पाती वो ढंग से। तो उनको अपना ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके इस तरीके का बनाना पड़ता है कि वो थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में आ जाए और आसानी से रेस्पायर कर सके। तो ये रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं आपकी। मीन्स आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल as to how you will understand the different modifications in the structures of the plant. At the same time you can also see कि क्या होता है, जब भी तुम्हारे देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं सीड के अंदर। सीड आपका ये है, देखो ये सीड है आपका, और यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो अपर हाफ होता है वो होता है एपिकोटाइल, लोअर हाफ होता है आपका हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से आपकी जो है रूट डेवलप होती है, रूट सिस्टम आपका ये हाइपोकोटाइल से बनता है, और शूट सिस्टम आपका बनता है एपिकोटाइल से, ठीक है। एपिकोटाइल में भी ये जो ऊपर वाला टिप वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, जहाँ से आपकी शूट एपेक्स बनकर आएगी, और ये होता है आपका रेडिकल, ठीक है। और लेट्स से ये आपके दो कोटिलेडन है, ये हमने एक डाइकोट सीड का एग्जांपल लिया है इस तरीके से, ऐसे। तो अब क्या है कि ये आपका पॉइंट होता है रेडिकल, ये होता है प्लूम्यूल, ये हाफ रीजन एम्ब्रियोनल एक्सिस का एपिकोटाइल कहलाता है, वो भी आपने 10th में पढ़ा भी होगा। सो दिस इज प्लूम्यूल, ओके, एंड दिस इज रेडिकल, दिस इज रेडिकल। अब रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट सिस्टम, रूट्स यहाँ से डेवलप होंगी, और शूट जो है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है, ठीक है। अब अगर आपका कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि मींस आपकी रूट्स हैं जो कि रेडिकल से अगर डेवलप नहीं हो रही है, तो उसको आप कह देते हो एडवेंटिशियस रूट्स। if not arising from the radical, then those roots will be called as the adventitious roots, ठीक है। और इसी तरीके से अगर प्लूम्यूल के रीजन से नहीं उग रहा है, उसके अलावा और किसी भी जगह से अगर नया कोई बड आ रहा है, कोई लीफ आ रही है, कोई स्टेम आ रही है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस लीव्स बोल सकते हो, या शूट्स बोलोगे, एडवेंटिशियस शूट बोलोगे, या उसको लीफ बोलोगे। तो ये इस तरीके के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। जब आप एंजियोस्पर्म्स में देखते हो तो इतनी वैरायटी आपको देखने को मिलती है।
अब आपने जब बैनियन ट्री के बारे में बात करा तो वो वाली रूट्स नहीं है जो जमीन के अंदर जा रही है, वो रूट्स अलग है, लेकिन वो रेडिकल से उगी हुई है। ये आपके स्टेम के बीच में से उगी हुई है, तो इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट्स है। ये इसलिए यहाँ पर अराइज हुई है ताकि स्ट्रक्चर सपोर्ट दे सके। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपको याद होगा, 1 मिनट में अभी लेती हूँ आपका डाउट। अभी आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक ब्रायोफाइलम पत्ती होती है। ब्रायोफाइलम के लीफ के ऊपर ही क्या आ जाती है? एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाती है। तो वो एडवेंटिशियस बर्ड्स का क्या मतलब हुआ? मीन्स इट इज अराइजिंग फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन द प्लूम्यूल। तो अगर वो अदर देन द एपिकोटाइल या प्लूम्यूल से उग रही है, इसका मतलब वो क्या एडवेंटिशियस है। और जैसे ये नीचे डिटैच होती है तो फिर नीचे जाने पर ये ग्रो करने लगती है, राइट? तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं आपको देखने को हर जगह अलग अलग, वो क्या है, वो किस चीज का मॉडिफिकेशन है, कैसे बने हैं, उसी चीज की पूरी स्टडी मॉर्फोलॉजी है। आगे बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ये केस था। अब इसी तरीके से जो आपका ये होता है, लेट्स से आपका टर्निप है, रेडिश है, कैरेट है, उन केसेस में क्या हो रहा है? उन केसेस में आपका जो है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट है, वो वहां पर उनको जो है जो रूट का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो क्यों है? दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपको क्या हो रहा है? स्वॉलन देखने को मिल रहा है। तो वो आपका उस केस में क्या आ जाता है? जैसे कि आपके केस में वहां पर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि कैरेट, टर्निप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हमें वन बाय वन, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, इस तरीके की मॉडिफिकेशंस और जो जितने तरीके के हमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिल रहे हैं, वो हमें स्टडी करते हैं। हाँ जी, ओम बताएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो मैंने थोड़ी सी रूट के बारे में बात कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। स्टेम की भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं वहां पर सक्यूलेंट हो जाती है स्टेम। स्टेम जो है अपने अंदर फूड एंड वाटर को काफी ज्यादा स्टोर करके रखती है ताकि वो सूखे ना, और एक लंबे समय तक वो उसको उसके लिए यूटिलाइज कर सके उसको, ठीक है। तो स्टेम के केस में भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी तरीके से लीव्स के केस में अभी मैंने आपको बताया, लीव की पूरी मॉर्फोलॉजी समझना मीन्स आपका जो है लीफ जो होता है वो एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है कभी कभार, जिसे हम पेटियोल कहते हैं। फिर इस तरीके का पूरा ये लीफ मार्जिन होता है, लीफ ब्लेड या लेमिना कहते हैं हम इसको। मिडरिप प्रेजेंट होती है, वहां से वेन निकल रहे होते हैं। अब ये वेन का भी अरेंजमेंट अलग अलग लीव्स में अलग होता है, किसी में रेटिकुलेट, अगर इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है तो रेटिकुलेट। ग्रासेस में आप देखेंगे जैसे बीट हो गया आपका, बार्ली हो गया, मेज हो गया, उसके लंबे लंबे आपके पत्ते आते हैं, उसमें आप देखेंगे स्ट्रेट आपकी जो है ये लाइंस रन कर रही हैं, ये एक्चुअली में वेन्स होते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल वेनेशन हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या फिर लीफ एक प्लांट के ऊपर किस तरीके से अरेंज्ड है, क्या वो ऑल्टरनेट अरेंज्ड है या एकदम अपोजिट है, या फिर वो ऑल्टरनेट में अपोजिट नहीं है, या फिर वर्ल्ड तो नहीं है, जैसे एक ही जगह पर इस तरीके से 5 पत्तियां हैं फिर वर्ल्ड हो। तो इस तरीके से अलग अलग मॉर्फोलॉजी एंड मतलब स्ट्रक्चर को हम समझते हैं इसमें। अब लीफ के बारे में बात हुई, तो लीफ के केस में अब आप देखिए, लीफ का एक नॉर्मल लीफ हम समझ सकते हैं, ठीक है। जो लीफ का अरेंजमेंट होता है ना, पैटर्न होता है या अरेंजमेंट होता है लीफ का स्टेम या ब्रांच के ऊपर, उसके लिए टर्म्स है, ठीक है। जैसे इसके लिए हम कहते हैं फाइलोटेक्सी, वी कॉल इट फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम, करेक्ट। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आप देखो, जैसे कि आपका कैक्टस के केस में जो लीफ होती है दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड, दे गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। अगर लीफ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं, लीफ के केस में, लीव्स के केस में आप देखो कैसे, जैसे आपके स्पाइन्स हैं या आपके टेंड्रिल्स होते हैं, ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो जब हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तभी हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। ये जो टेंड्रिल्स है वो क्या है, वो एक मॉडिफिकेशन है, क्योंकि क्या होता है आपका जो स्टेम है वो इतनी ज्यादा वीक होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा फ्रेजाइल होती है कि वो अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती, अपराइट स्टैंड इट कैन नॉट स्टैंड। तो उसको अपने आप को थोड़ा सा टिकाए रखने के लिए, जिसको आपको कहना चाहिए कि आसपास की चीजों का सपोर्ट लेना पड़ता है, सॉलिड चीज जो भी होती है उसके अराउंड आपने देखा होगा कि जो बेरी वगैरह होती है, क्लाइंबर होती है, वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाती है। तो क्लाइंब करने के लिए दे हैव टू हैव सम स्ट्रक्चर जो कि दैट कैन मेक अ होल्ड ऑन दी अनदर सब्सटेंस, किसी और चीज के ऊपर एक होल्ड बना सके। तो उन्होंने क्या करा, अपनी लीफ को मॉडिफाई कर दिया टेंड्रिल्स में,
So now these tendrils can coil around that particular solid substance and can cling over them. Means उसके ऊपर कम से कम खड़े हो सकते हैं, right? So इस तरीके से जो है यहाँ पर लीव्स की मॉडिफिकेशन, स्पाइंस के केस में आप देखो कैक्टस में आपको स्पाइंस लगे हुए दिखते हैं। वो जो स्पाइंस है वो एक्चुअली में एक डिफेंस का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, बिकॉज आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, दे एक्चुअली फीड अपॉन दी यू नो फीड अपॉन दीज हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप देखेंगे बहुत सारे में, जैसे रोज में भी आपको कांटे देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्पाइंस देखने को मिलते हैं। टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलेंगे पी में, जैसे अगर आप किसी ने मटर की बेल देखी होगी उसमें आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनियन के केस में आप देखो, अनियन के केस में जो है आपकी फ्लैशी लीव्स होती है और स्केली लीव्स होती है, फ्लैशी लीव्स, स्केली लीव्स। तो जो आप एक्चुअली में खाते हो, देखो अनियन के केस में आप कहोगे कि अगर मैम जो हम खा रहे हैं वो लीफ है तो स्टेम का है, स्टेम इसकी और भी ज्यादा मॉडिफाइड होती है। अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, आप देखो नीचे से ऐसे आप व्हाइट कलर का एक पोर्शन होता है जिसमें से रूट्स आ रही होती है, से यस और नो? यस, ये Yes, ma'am. कैंथल कहते हैं इसको। हम जब काटते हैं ना तो इसको हम हटा के फेंक देते हैं, व्हाइट कलर का सा दिखता है ये एक्चुअली में इसकी रिड्यूस्ड स्टेम है, डिस्क शेप की, ये रिड्यूस्ड स्टेम होती है, दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेम। and the portion that you are actually consuming in the onion, इसमें आप जो कंज्यूम कर रहे हो ना ये वाला पूरा पार्ट, ये एक्चुअली में उसकी फ्लैशी लीव्स है, ये उसकी फ्लैशी लीव्स है जो कि इस तरीके से मॉडिफाइड है, अंडरग्राउंड फ्लैशी लीव्स है जो कि इस तरीके से मॉडिफाइड है और उसको आप खा रहे हो। अगर ये लीफ है, अगर ये लीफ है तो इनके बीच में यहाँ पर एपिकल बड भी प्रेजेंट होती है ऐसे, क्योंकि स्टेम है ना, स्टेम के ऊपर एपिकल बड होती है। तो इस तरीके के एक्सिलरी। अच्छा एक चीज और है, इसके ऊपर का छिलका आप हटाते हो, पर्पल कलर का बड़ा पेपरी सा होता है, वो हटाते हो? यस, इसके ऊपर एक छिलका होता है ना, यस मैम। है ना, ये पर्पल से कलर का, वो इसकी स्केली लीफ होती है। ड्राई लीफ जो आपको दिखती है वो इसकी स्केली लीफ होती है, उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। समझ गए मेरी बात को? ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, कौन सी? स्केली लीव्स होती हैं वो, ठीक है। ये आपकी फ्लैशी लीव्स होती हैं, स्टोर करती हैं फूड को जिसको आप खाते हो। तो विच, अगर आज के पास लेकिन बायो 11th क्लास के लेयर्स बच्चे से, जी मैम ऐसी तो कई सारी लेयर्स होती हैं, तो फिर एक लेयर हट जाने के बाद अंदर वाली जो लेयर है जी, जब वो एयर के कांटेक्ट में होगी तो वो भी स्केली लीफ बन जाएगी? नहीं नहीं बनेगी। स्केली लीफ तो अलग जगह से, वो स्टेम के अंदर आपके अलग अलग नोड्स हैं जो कि स्केली लीव्स और फ्लैशी लीव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्केली लीफ सबसे बाहर वाली जो ट्यूनिका कहते हैं हम उसको, जो छिलका आप हटाते हो ना प्याज का, वही स्केली लीफ है, ठीक है। और जो आप खाते हो वो फ्लैशी लीफ होती है, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के चीजें हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है इस चैप्टर में। आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन related to the leaf, stem and leaves, जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। Now the main thing that we need to consider here according to the CBSE, according to the syllabus basically of this session, वो है आपका इन्फ्लोरेसेंस। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस से हमारा मतलब क्या है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर्स आपके दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्लावर्स आपके सिंगली बेयर होते हैं, सिंगल बेयर होते हैं, मींस व्हेन दे बॉर्न ऑन द प्लांट दे आर ओनली वन इन नंबर, ठीक है। इंडिविजुअली एक वो फ्लावर्स आएंगे और फिर प्रोबेबली दे विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट और समथिंग। But in other cases you will find the flowers they actually born in group, और वो ग्रुप जो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बॉर्न होता है, एक पर्टिकुलर एक्सेस होती है, मेन एक्सेस उसके अराउंड एक पर्टिकुलर पैटर्न में लगा हुआ होता है, ठीक है। वो कौन से डिफरेंट पैटर्न है उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किसको कहते हैं हम? ऑन दी फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस हम उसी को कहते हैं जो मेन एक्सिस होती है जिसके अराउंड सारे फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि लेट्स से ये मेन एक्सिस है और इसके अराउंड आपके क्या होंगे? फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
अब वो किस तरीके से होते हैं, उसके कौन कौन से पैटर्न है, ठीक है। एक आपका साइमोस है, एक आपका जो है रेसिमोस है, ये हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। And we will also talk about the morphology of a flower, fine, so that we will read in the next class. Thank you.